हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की सीरीज स्टार्ट की थी, जो सीटेट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद कारगर साबित होगी। और जो लोग सीडीपी अच्छे से पढ़ रखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या फिर पढ़ाने की उत्सुकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वह होती है धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से एक टीचर जो होता है कठिन से कठिन परिस्थितियों में बच्चों की समस्याओं का समाधान कर पाता है। तो यहाँ पे ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे को या फिर उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इस स्थिति से निपटने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। जो भी जो जैसे कि अभिभावक हैं, जो भी समस्या लग रही है तो उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए एक टीचर से, और उस टीचर पर जो है विश्वास रखना चाहिए कि जो टीचर है मतलब सही चीज़ करवा रहा है। अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह अवस्था कौन सी होती है? अब जैसे कि क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है आपसे कि वह अवस्था जब बच्चा चिंतन प्रारंभ करता है, केवल यह पूछा जाए तब आंसर हो जाता है इसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि तार्किक रूप से चिंतन कर पाता है वस्तुओं व घटनाओं के बारे में। जब तार्किक शब्द लग जाता है तो फिर हो जाता है आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये जीन पियाजे की जो तीसरी अवस्था था, जीन पियाजे के अनुसार जो 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने, उसकी तीसरी अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है संवेदी प्रेरक अवस्था, उसके बाद दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इन सभी को आपको याद रखना, पहली दूसरी तीसरी चौथी अवस्था कौन सी है, क्योंकि इनका क्रम भी बहुत बार पूछा गया है। और इन सभी की एज याद रखनी है आपको। जैसे कि संवेदी प्रेरक अवस्था की एज होती है जन्म से 2 वर्ष या फिर 0 से 2 वर्ष। उसके बाद जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक की एज होती है 7 से 11 वर्ष। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज होती है 11 वर्ष प्लस। 11 वर्ष से अधिक का जो बच्चा होगा वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मन का मानचित्रण जो है वह संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अब इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह होता है कि जैसे हम लोग कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसका माइंड मैप हमें पहले ही बना कर चलना चाहिए। अपने माइंड में उसके बारे में एक मैप, एक जो है सोच कर उसके बारे में कार्य करना चाहिए, जो कार्य करने हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो जैसे कि बात किया जाए कि जो बच्चे होते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि क्षमता के अनुरूप जो बच्चा जिस लेवल का है उसके अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है?
प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो बात कीजिए सृजनात्मकता का पोषण कौन सा ऑप्शन इनमें से करता है, तो यहाँ पे ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, मतलब जो बच्चे में जो अंतर्जात मतलब जो उसमें जो प्रतिभा हैं तो उन्हें जो है उनको पोषण मतलब उनको जो है बढ़ाने के लिए और उनको निखारने के लिए उन्हें अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो अगर अमूर्त शब्द लग जाए और क्वेश्चन पूछा जाए पियाजे के बारे में तो यह हमेशा चौथी अवस्था की बात की जाती है। इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसे ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, बिल्कुल सही कथन दिया गया है। सीखना लक्ष्योन्मुख होता है, ये भी सही है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो जैसे कि आपको बता दिया जाए, जैसे कि एक ही या फिर एकमात्र वर्ड जिसमें ऑप्शन में मिल जाए तो वो ऑप्शन हमेशा निगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे विशेषता नहीं मानना चाहिए पूछा गया है, तो डी ऑप्शन को विशेषता नहीं माना जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें से जो हम लोग फिल करेंगे सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो बात की जाए दृष्टिबाधित विद्यार्थी की, तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है कौन सा ऑप्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। इसका सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन निगेटिव दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वह स्थान है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किसको एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेतक माना जाता है? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछना है को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है,
वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो जैसे कि बात किया जाए याद करने की, रटने की, अगर यह क्वालिटी किसी बच्चे में है तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पर डी आपको गलत दिया गया है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो यह लक्षण जो है बहुत अधिक बुद्धिमान बच्चे का नहीं होता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका फ्रेज आता है, यह कहा था पियाजे ने। किसने कहा था? पियाजे ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में इसलिए बात करती है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, जिसकी वजह से वह विद्यालय में ज़्यादा बातें करती है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या फिर शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो बात किया जाए सीखने की प्रक्रिया में अप्रेरणा का क्या कार्य होता है, तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अप्रेरणा जो होती है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली जो है किस ओर संकेत करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है वह आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह संबंधित किससे है? सीखने का सादृश्यता के नियम से। सीखने के सादृश्यता के नियम से। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। तो यही ऑप्शन गलत दिया गया है। दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, जबकि अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा और सृजनात्मक विचार जो हैं ये सभी प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो बात की जाए विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना,
प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थी में तुलना करना। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने के प्रति। उसके बाद क्वेश्चन है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा पठन विकार। डिसलेक्सिया क्या है? एक पठन विकार है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, अग्रोन्मुखी भूमिका। कैसी भूमिका? अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विकास की निरंतरता के सिद्धांत से। विकास की निरंतरता के सिद्धांत ये बताता है कि विकास संपूर्ण जीवन चलता रहता है, कभी भी विकास रुकता नहीं है। तो यहाँ पे ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि विकास की शुरुआत कब से होती है, तो गर्भावस्था से। ऑप्शन मिल जाए गर्भावस्था या फिर प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था से विकास की जो है शुरुआत हो जाती है, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक व्यक्ति का जो है विकास होता रहता है। अगला क्वेश्चन है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा।